तो जनाब हम लोग मेन नहीज़ इन्वायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर थे और ये उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें आपने माहौल के बारे में पढ़ा। माहौल के अंदर जो रिसोर्सेज है वो आपने पढ़ा और रिसोर्सेज का जो सबसे पहला रिसोर्स था वो था एयर, हवा, जो कि हमारे माहौल का हिस्सा है। आज नंबर 2 पर आ जाते हैं, वो है वाटर। पानी भी हमारे माहौल का हिस्सा है। हमने आज ये देखना है कि वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है। वाटर 75% जो ज़मीन का जो 75% जो है ज़मीन का, अर्थ का, वो पानी से, उसके अंदर पानी है 75%। ये अगर ज़मीन है, ज़मीन को अगर आप 100 इससे करें, ठीक है, 25 25 25 25, तो ये जो हिस्सा है 25 25 25 75 ज़मीन, ये आपका पानी है, ठीक है। बहुत सारा पानी, मतलब अब अंदाज़ा हो जाएगा। हम लोग जो खुश्की पे रहते हैं हमें नज़र नहीं आता, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, बट वाटर हमारे ज़मीन में बहुत ज़्यादा है, मोर देन 75%। और इसके अलावा वाटर आपको कहाँ पर मिलेंगे? एयर के अंदर पानी है, ठीक है, और मिट्टी के अंदर भी पानी है। इसके अलावा पानी जो है जिंदा जिस्म के अंदर भी है और वहाँ पर 70 से लेकर 90% होते हैं जिंदा बॉडी के अंदर जो है। इसके अलावा टोटल जो वाटर है, लेट सपोज आपके पास टोटल वाटर हमारे पास, अब हम 100% करते हैं कि हमारे पास जो टोटल पानी है उस टोटल पानी का 97%, इतना ज़्यादा, वो कहाँ पर है? ये ओशियन के अंदर है। दुनिया में जितने भी पानी है, सारे पानी का बेशतर हिस्सा जो यानी 97% ओशियन, बड़े बड़े समुद्रों में है, जो हम और आपने देखे तक भी नहीं है। इसके अलावा 2% पानी आइस केप की शक्ल में, ये जो फ्रोज़न फ्रीज हुए बर्फ़ की शक्ल में जो पानी बर्फीला शक्ल में है, उसको वो है 2%। और जो पानी हम और आप देखते हैं तालाब, झील के शक्ल में, इतने बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े झील हम लोग जो देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा पानी होगा, वो पानी सिर्फ 1% बना रहा है और उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर। तालाब का पानी, झील वाला पानी, दरियाओं वाला पानी, ये सब किस में आएगा? फ्रेश वाटर में आएगा। तो ये वो पानी है जिसे हम और आपने देखा है, ये 1% है। तो ये आइस के, ये कितना ज़्यादा होगा और समुद्री पानी कितना ज़्यादा होगा। पानी की इस्तेमालात सबसे पहले डोमेस्टिक पर्पस के लिए। डोमेस्टिक मतलब आप उसको घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारा पानी को घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पानी को खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, दरख्तों को, खेतों को पानी देने के लिए जो पानी आप देते हैं, इसको कहते हैं इरिगेशन पर्पस। और ये सिर्फ 10% पानी जो है डोमेस्टिक और इरिगेशन में खर्च हो जाते हैं। 90% वाटर जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ वाटर का बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल यूज़ ये है कि जब आप इंडस्ट्री में चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आप जो चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वहाँ आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। साबुन बनाते हैं या डिटर्जेंट बनाते हैं या कोई और केमिकल चीज़ बनाते हैं, कोई ड्रग्स बनाते हैं, फूड्स बनाते हैं, क्लॉथिंग बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं कारखानों के अंदर, सब में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो वाटर है वो आपका 90% यूजेज है। लेकिन इसका एक मसला भी है कि कारखानों से, इंडस्ट्रियल से निकला हुआ पानी जैसे बाहर निकलता है तो उसके अंदर बहुत सारा गंदे केमिकल्स भी होते हैं। वो गंदे केमिकल्स हमारे झील वाले पानी में, तालाब वाले पानी में मिक्स होकर के उसको ख़राब करते हैं। इसके साथ अगर ज़्यादा एहतियात नहीं किया तो आपका फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है। लिहाजा वाटर की यूज़ में इस चीज़ को स्पेशली मद्देनज़र रखा जाए। लैंड, ज़मीन एक और तोहफ़ा है नेचर का हमारे लिए। और ज़मीन में ज़ाहिर हम सबसे पहले सॉइल की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ज़मीन का हिस्सा है। मिट्टी का डेफिनेशन क्या है कि अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर जो ऊपर एक होल है, इसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। और सॉइल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सॉइल के अंदर जो है आपको पानी मिलेगा, नंबर 1, जिसे हम लोग सॉइल वाटर बोलते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर अपने कुछ ज़रात भी होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सॉइल पार्टिकल्स के नाम से। और इसके अलावा मिट्टी के अंदर आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक मैटर आपको मिलेगा। इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है एल्यूमिनियम है, फॉस्फेट है, राइट, सल्फेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, ठीक है।
सो ये चीज़ें जो है इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर, ये मिट्टी के अंदर है। चूँकि मिट्टी फिर इसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मिट्टी के अंदर कुछ ज़िंदा चीज़ें भी होती हैं, सॉइल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ETC। अब ज़मीन का जो पूरी दुनिया में 30% ऑफ द अर्थ जो है, ज़मीन का 30% जो अर्थ है वो लैंड की शक्ल में है, 30%। और इंसान चूँकि टेरेस्ट्रियल एनिमल है, इंसान चूँकि खुश्की पे रहता है, हम लोग समुद्रों के अंदर नहीं रहते, हम खुश्की पे रहते हैं। सो हम लोग लैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर का। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, ज़मीन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, कल्टीवेशन के लिए। ज़मीन पर आप कहीं पर घर बनाते हैं तो कहीं पर आप काश्तकारी भी तो करते हैं। सो ज़मीन हम लोग जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वो कल्टीवेशन उस पर करते हैं। घर बनाने के अलावा, बिल्डिंग्स बनाने के अलावा कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है। आपने ये नंबर मेमोराइज़ करना है कि 11% ज़मीन का, 11% ज़मीन का जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है, उसमें हम कल्टीवेशन करते हैं। और लैंड अब्यूज़ का मतलब क्या, कि ज़मीन को हम लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस शक्ल में? नंबर 1 इज़ एरोजन। एरोजन का मतलब ये है कि ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो है ये देखो सॉइल पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ा हुआ है। अगर तेज़ हवाएं, लेट्स सपोज यहाँ जंगलात नहीं है, कुछ दरख्त नहीं है, बिल्कुल बस मिट्टी पड़ी हुई है, अगर तेज़ हवाएं आए तो ये तेज़ हवाएं क्या करेंगी, इस मिट्टी को कहीं दूर लेके जाएंगी। जब ये मिट्टी चले जाएगी, ज़मीन तो पड़ा रहेगा, ज़मीन तो मूव नहीं करे, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है वो उड़ जाएगा। इस मिट्टी के उड़ जाने को क्या कहते हैं? एरोजन इसको बोलते हैं। इसका नुकसान क्या होगा कि आप यहाँ पर इस ज़मीन पर आप काश्तकारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि असल चीज़ जिस पे आप काश्त करते हैं वो मिट्टी है, वो सॉइल है। सॉइल नहीं है तो काश्त नहीं होगा। और दूसरा ये है, ज़मीन को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मिसाल, आपने किसानों को, लोगों को एजुकेट नहीं किया हुआ है, वो लोग गलत तरीके से काश्तकारी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि काश्तकारी किस तरह से होती है। सो अगर आपने रॉन्ग हाथ के हवाले कर दिया काश्तकारी, तो उससे ज़मीन को नुकसान पहुंचेगा। और एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब ये है कि ज़मीन पर जो घास है, गाय बकरी वगैरह जाकर घास को काटते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रेजिंग। घास काटते नहीं, खाते हैं। भेड़ बकरियां ज़मीन के ऊपर जो घास है उसको खाते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत खाए फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने से जो है उसको क्या कहते हैं? ग्रेजिंग, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग। बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग से ये नुकसान है। ज़मीन के ऊपर जब कुछ घास नहीं रहेगा तो वो नुकसान है। और क्योंकि घास जब रहेंगे तो वो ज़मीन को फर्टिलाइज भी साथ साथ करते जाएंगे। ये घास मर जाएंगे उसी ज़मीन के ऊपर, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो वापस मिट्टी को मिलेंगे, तो मिट्टी के लिए फ़ायदा है। लीचिंग, लीचिंग का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जो पार्टिकल्स है, सॉइल के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फॉस्फेट्स है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, अगर वो किसी ज़रिए से, वाटर के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाए, ठीक है, उस इलाके से मूव करें, मिट्टी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो वाटर के ज़रिए कहीं और पे जाए, दिस इज़ कॉल्ड एज लीचिंग। या वो बिल्कुल अंदर चले जाएं, मिट्टी को छोड़कर अंदर चले जाएं, सो दिस इज़ कॉल्ड एज लीचिंग। अर्बनाइजेशन फिर क्या चीज़ है? अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास जंगलात है, ज़मीन के ऊपर जंगलात है, आपने उसको काट दिया, वहाँ पर आपने कारखाना बना लिया, वहाँ पर आपने इंडस्ट्री बना ली। जंगलात काट रहे हैं, सब्ज़ा आप ख़त्म कर रहे हैं, उधर आप घर बना रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन। और फर्टिलाइज़र, जो हम लोग खाद डाल देते हैं ज़मीनों को, वो खाद डालना ये भी नुकसान है, ज़मीन को ख़राब करते हैं। मक्खी मार दवाइयाँ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ये भी हमारी ज़मीन को गंदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल करना लाजमी है। फोर्थ पर आ जाता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है? वो दरख्तें जिसे हम लोग काश्त नहीं करते, कुदरती पहले से बने हुए हैं, और वो जानदार जिसे हम लोग घरों में पालते नहीं हैं, लेकिन वो ख़ुद ब खुद अपना बंदोबस्त करते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। जंगलात और जंगली जानवर, जंगलात, वाइल्ड लाइफ और माहौल के दरमियान एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। माहौल और वाइल्ड लाइफ बैलेंस में रखते हैं। वाइल्ड लाइफ माहौल
के साथ अफेक्टेड है, माहौल फिर वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर आपने वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, इससे आपका माहौल डिस्टर्ब होगा, माहौल डिस्टर्ब हुआ तो उसका नुकसान इंसान को होगा। तो हमें चाहिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो जंगलात हों या जंगली जानवर हों, हम उनका ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें। अगर आपने वाइल्ड लाइफ की हिफाजत किया, इससे क्या होगा, आपका जो माहौल है वो बैलेंस रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। वरना अगर आपने जंगली जानदारों का या जंगलात की आपने हिफाजत नहीं की तो उसका असर आपके माहौल पर आएगा और उसे इंसानों का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। लिहाजा हम पिछले कई अरसों से आंखें बंद करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है जंगलात को काट रहे हैं, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इंसान को एक बार पता चल गया कि ये जो दुनिया की तबाही है इसमें सबसे बड़ा रोल इंसान का है, शायद इंसान की लाइल्मी जो है वो है कि इंसान को पता ही नहीं है। तो मैंने शुरू में बताया था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लाजमी है। मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर दुनिया का हर शख्स समझ ले, क्या वो चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, क्योंकि माहौल की हिफाजत करना लाजमी है। सो ये नुकसान हो सकता है। अच्छा, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? वो जानदार जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं, उसके नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका माहौल नहीं बन रहा है। हमारी ज़मीन से ऐसे जानदारों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। शायद फ्यूचर में ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, फ्यूचर में शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी थोड़े बहुत हैं। ऐसे जानदारों को क्या नाम देते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। उसकी वजूहत सबसे बड़ा इंसानों को मैं बनाता हूँ कि इंसान ने ऐसा बनाया हुआ है। दूसरी बात यह है फूड चेन। फूड चेन का भी बड़ा हिस्सा है ये जो जंगलात है या जंगली जानदार है, ये हमारे फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और फूड चेन का मतलब ये है कि खुराक का एक ज़िंदा चीज़ से दूसरे में जाना, वहाँ से फिर तीसरे में जाना, एक ज़िंदा चीज़ को दूसरा ज़िंदा चीज़ खाएगा, उसको फिर और ज़िंदा चीज़ खाएगा, इसको बोलते हैं फूड चेन। और हमारी ज़मीन में जब तक फूड चेन रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, माहौल ज़िंदा रहेगा। सो ये जो वाइल्ड लाइफ है ये आपके फूड चेन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी तरह अगर ये फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो इससे क्या होगा, बैलेंस को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा, जो मैंने पहले बताया था कि बैलेंस है। अब हम आ जाते हैं लास्ट में एनर्जी की तरफ। एनर्जी जैसे कि आपको पता है पूरी दुनिया इस पे पागल है, पूरी दुनिया को एनर्जी पसंद है, हर शख्स को एनर्जी पसंद है, हर सब कुछ एनर्जी है। जिस मुल्क के पास एनर्जी है सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। एनर्जी नहीं है बहुत कमज़ोर मुल्क समझा जाता है। सो एनर्जी यह है जिससे आप लोग मशीनें चलाते हैं, एनर्जी वो है जिससे आप गाड़ियाँ चलाते हैं, एनर्जी वो है जिससे आप लोग टेक्नोलॉजीज़ तैयार करते हैं, एनर्जी वो है जिससे आप खाना बनाते हैं, एंड सो ऑन। एनर्जी हमारे माहौल का एक और तोहफ़ा है और ये हमारे पास दो तरह के, एक इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा है एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल ऐसे एनर्जी को कहते हैं जिसके ख़त्म होने के चांसेस नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होता, अवेलेबल रहता है। और एग्जॉस्टेबल उस एनर्जी को कहते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा कभी नहीं आएगा हमारे हाथ। एग्जॉस्टेबल एनर्जी का एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल है क्या चीज़? कोयला, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस जिसे आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे ऊपर आप खाना बनाते हैं, चूल्हा है, गैस हीटर है, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल दरअसल मरे हुए प्लांट और मरे हुए एनिमल्स को कहते हैं जो कई साल पहले मर चुके थे, ज़मीन के नीचे दब गए थे, उस पर टाइम गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता से वो ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे आकर उनका जिस्म कन्वर्ट हुआ एक किस्म के तेल की शक्ल में, कोयले की शक्ल में, डीजल पेट्रोल की शक्ल में। इसीलिए जो डीजल पेट्रोल है या गैस है इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये ज़िंदा चीज़ों के जिस्म से बने हुए हैं जो आज से कई साल पहले मर चुके थे। ये एग्जांपल है इसका। और इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी का जो एग्जांपल है वो है सोलर एनर्जी। सूरज की जो रोशनी है ये है हाइड्रो पावर है, पानी से हम लोग करंट बनाते हैं, वाटर। हवा से भी हम लोग करंट तैयार करते हैं, हवा। समंदरों से भी हम लोग करंट ले सकते हैं, लहरें जो आती है समुद्रों की लहरें, उनसे भी हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। और जियोथर्मल, ज़मीन के नीचे से हमें एनर्जी मिल सकती है। बायोमास, जो भी कचरा वगैरह है जानदारों के या फ्रूट्स वगैरह है, गले सड़े हुए चीज़ें हैं,
उनसे भी हम एनर्जी ले सकते हैं। इन पर मैं अलग सा लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा, एक एक को अलग अलग आपके डिस्क्राइब कर देंगे। होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर। बाय।